इस अनंत में कितने ही राजवंश उदित हुए, फले, फूले और समा गए। कुछ की महक इतिहास ने संजो के रखी है, इसीलिए वो इतिहास के पटल पर अजर, अमर और अमिट बने रहे। ऐसी आज की हमारी कहानी गढ़वाल के गौरवशाली अतीत से जुड़े हुए एक राजवंश की, जिसे हम परमार या पंवार राजवंश कहते हैं, उनसे जुड़ी हुई है, जिसे इतिहास विस्मृत नहीं कर सकता है। सबसे पहले हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देख लेते हैं। हर्ष के पतन के बाद हिमालयी क्षेत्रों में कार्तिकेयपुर साम्राज्य की स्थापना हुई। प्राचीन परमार या पंवार उनके सामंत हुआ करते थे और गढ़पति कहलाते थे। लेकिन जब इतिहास ने करवट बदली तो पश्चिम में परमारों ने और पूर्व में चन्नों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इतिहास लिखने वालों का मानना है कि कार्तिकेयपुर साम्राज्य का पतन परमार या पंवार राजवंश के उदय का कारण था। अब सर्वप्रथम हम परमार या पंवार राजवंश की जानकारी के स्रोतों पर प्रकाश डालते हैं। पंवार अभिलेखों और पंवार सिक्कों के माध्यम से हमें इस राजवंश की जानकारी मिलती है तथा और पंवार वंशावली के माध्यम से भी हमें इस राजवंश की जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक समकालीन काव्य तथा विदेशी यात्रियों और मुगल कालीन विवरण से भी हमें इस राजवंश की जानकारी मिलती है तथा अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ और नज़दीकी जो राज्य पड़ोसी राज्य थे, उन राज्यों के अभिलेखों से भी हमें इस राजवंश की जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त हमें लोक गाथाओं में भी इस राजवंश की जानकारी मिलती है। लेकिन वर्ष 1804 में जब गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया तो महत्वपूर्ण जो दस्तावेज परमार राजवंश से संबंधित थे वे नष्ट हो गए। जो वर्तमान में बचे हुए हैं, हम उन्हीं के आधार पर इतिहास का मूल्यांकन करते हैं। अब हम बात करते हैं परमार या पंवार राजवंश की वंशावली की। इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग वंशावली तैयार की गई, लेकिन हम इस राजवंश की सही जानकारी के लिए महत्वपूर्ण 4 वंशावलियों पर प्रकाश डालते हैं, जिनमें पहली वंशावली कप्तान हार्डविक के द्वारा तैयार की गई थी। दूसरी वंशावली सरकारी दस्तावेज था जिसे वेकेट ने आधार बनाया है। और तीसरे की अगर हम बात करें, विलियम्स के द्वारा तैयार की गई वंशावली थी, जिसे यदा कदा जो वेकेट से संबंध थी, हालांकि वेकेट ने इसे अस्वीकार किया है। और अंत में हम बात करते हैं एटकिंसन के द्वारा तैयार की गई वंशावली को। इनमें हम सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं वेकेट के द्वारा तैयार की गई वंशावली को, क्योंकि वेकेट के द्वारा तैयार की गई वंशावली को इस राजवंश के शासक अर्थात परमार या पंवार राजवंश के शासक सुदर्शन शाह ने भी अपने ग्रंथों में या उनके द्वारा तैयार की गई वंशावली में भी इस चीज़ की समानता मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं परमार या पंवार राजवंश के उत्थान के चरण की। तो इस पूरी कहानी को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। इसमें हम पहले चरण की अगर बात करेंगे तो कनक पाल से लेकर 11वीं सदी के प्रारंभ तक। ये वो टाइम पीरियड था परमार या पंवार राजवंश का जब यह राजवंश स्वतंत्र नहीं था या फिर नाम मात्र का स्वतंत्र था, और ये गढ़वाल के 52 गढ़ों में से एक गढ़ के गढ़पति हुआ करते थे, जिस गढ़ को सामान्य रूप से चांदपुर गढ़ कहते थे, और वे कार्तिकेयपुर राजवंश के सामंत हुआ करते थे। इस पूरी कहानी में हम ये देखते हैं, इस पर पहले चरण में हम ये देखते हैं कि कनक पाल और सोनपाल के अतिरिक्त हमें बाकी किसी की भी जानकारी सही तरीके से प्राप्त नहीं होती है, या फिर हमें अनुश्रुतियों में इनकी जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। वहीं अगर हम दूसरी चरण की बात करें तो दूसरे चरण में हम ये देखते हैं लखनपाल या लवणपाल से कहानी शुरू होती है और आनंदपाल सेकंड तक। ये वो टाइम पीरियड था जिस काल में परमार शासकों ने सामंती जुए को फेंकने का काम किया, अर्थात स्वतंत्र सत्ता बनाने का प्रयास किया, और इस काल में उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया, अर्थात कुछ गढ़ों को जीतने का प्रयास किया, जिसमें वे सफल भी रहे। इस काल में हमें इस राजवंश के अभिलेखों और सिक्कों की भी जानकारी मिलती है, जिसके माध्यम से हम इनका इतिहास सही तरीके से देखते हैं। रही अगर हम आगे बात करते हैं, जब हम तीसरे की बात करते हैं, तीसरे चरण की बात करते हैं, तो तीसरा चरण शुरू होता है अजय पाल से और प्रद्युम्न शाह तक। तो अजय पाल से प्रद्युम्न शाह का जो ये टाइम पीरियड था, ये परमार राजवंश के सबसे गौरवशाली इतिहास का समय है। तो ये जो चरण है, इस चरण में उन्होंने अपने साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया, जिसमें उन्होंने 52 गढ़ों पर विजय की और श्रीनगर को एक बार अपने वैभवशाली या गौरवशाली अतीत को पुनः प्राप्त करवाया। आगे हम अगर चौथे चरण की बात करें तो चौथा चरण शुरू होता है प्रद्युम्न शाह के बाद
यानी प्रद्युम्न शाह की बात कुछ समय तक हम ये देखते हैं कि परमारों की सत्ता ओझिल हो जाती है और उसके बाद सुदर्शन शाह से पुनः मानवेंद्र शाह तक हम सत्ता का दर्शन करते हैं। तो ये थे परमार या पंवार राजवंश के 4 चरणों की कहानी। आगे हमने इसे बहुत विस्तृत तरीके से देखना है, जिसमें हम पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण और चौथे चरण का मूल्यांकन करेंगे। अब हम परमार या पंवार राजवंश के गढ़वाल में आगमन की कहानी को देखते हैं। इस संदर्भ में मुख्य रूप से 3 मत हैं। पहले मत के हिसाब से अगर हम बात करें तो हार्डविक के अनुसार, हार्डविक का मानना है कि अहमदनगर से संबंधित 2 भाई थे, जिसमें हम कनकपाल की बात करते हैं। कनकपाल को वो भोगदत्त कहता है और भोगदत्त अपने भाई सूर्यदत्त के साथ हिमालय क्षेत्रों में आता है, जहां दोनों वीर थे और चांदपुर गढ़ के राजा की सेना में भर्ती होते हैं। वहीं कनकपाल, जिसे हार्डविक भोगदत्त कहता है, वो चांदपुर का सेनापति बन जाता है। तो आगे चलकर वो राजा को अपदस्थ कर देता है और चांदपुर गढ़ का राजा बन जाता है। ये पहला मत हार्डविक का है, हालांकि इसमें सत्यता नहीं दिखती है। वहीं अगर हम दूसरे मत की बात करें तो इतिहासकार विलियम्स ये कहता है, वो सहारनपुर के इतिहास को आधार बनाते हुए कहता है कि कनकपाल का नाम गंग था और उसके द्वारा सहारनपुर में गंगो नामक कस्बे का निर्माण किया गया। हालांकि यहाँ से एक मुद्रा भी मिली है, जिस मुद्रा को कनकपाल की मुद्रा कहा जाता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह मुद्रा कनिष्क की है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मान्यता प्राप्त जो मत है वो तृतीय मत है। इसमें ऐसा कहा जाता है कि कनकपाल धारा नगरी के शासक, धारा नगरी शुरुआती समय में गुजरात का हिस्सा था, लेकिन मध्यकालीन इतिहास में हम ये देखते हैं कि धारा नगरी मध्य प्रदेश का हिस्सा बन जाता, अर्थात मालवा का हिस्सा बन जाता है। तो कनकपाल धारा नगरी के शासक वाकपति का छोटा भाई था और वो वैराग्य धारण कर लेता है और अपने गुरु की मृत्यु के पश्चात हरिद्वार में आ जाता है, जहां चांदपुर गढ़ के शासक भगवान बद्रीनाथ के भक्त थे और ऐसा कहते हैं कि भगवान बद्रीनाथ ने उन्हें सपने में दर्शन दिया और कनकपाल की जानकारी दी और आगे चलकर चांदपुर गढ़ का राजा कनकपाल के साथ अपनी छोटी बेटी का विवाह करता है और बाद में उसे अपना उत्तराधिकारी बना देता है। और यही कनकपाल आगे चलकर गढ़वाल में पंवार या परमार राजवंश की स्थापना करता है। और हम ये देखते हैं कि परमार या फिर पंवार राजवंश का जो संस्थापक है वो कनकपाल ही था और ये वही कनकपाल है जो धारा नगरी से आया था, वाक्यपति का भाई था। अब हम इस राजवंश के फाउंडर अर्थात कनकपाल के स्थान के बारे में देख लेते हैं कि कनकपाल किस स्थान से संबंधित था। गढ़वाल का इतिहास लिखने वाले पंडित हरकृष्ण रतूड़ी का मानना है कि कनकपाल धारा नगरी से संबंधित है। वहीं एटकिंसन भी ये मानता है कि धारा नगरी से कनकपाल का संबंध था। भक्त दर्शन ने अपनी किताब में धारा नगरी से कनकपाल को संबंधित बताया है। वहीं पातीराम जी के द्वारा गढ़वाल एंशेंट और मॉडर्न नामक जो किताब लिखी है उसमें उन्होंने मालवा से संबंधित बताया है, क्योंकि जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, प्राचीन समय में धारा नगरी गुजरात का हिस्सा था और मध्यकाल आता आते धारा नगरी मालवा या मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया था। तो फाइनली हमने इस साहित्य में ये देखा, इन साहित्यिक ग्रंथों के माध्यम से हमने ये समझने का प्रयास किया कि कनकपाल धारा नगरी से संबंधित था। वहीं अगर हम स्थापत्य में मूर्ति को आधार बनाते हुए देखें कि क्या कनकपाल धारा नगरी से संबंधित है या फिर दक्षिण पश्चिम से संबंधित है, तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि उत्तर भारत के मूर्तियों में जो गणेश जी की मूर्ति थी उसमें सूंड हमें बाईं तरफ दिखती है, जबकि दक्षिण पश्चिम यानी हम मालवा की बात करें, गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, उसमें जो गणेश जी की जो मूर्ति होती थी उनकी जो सूंड होती है वो दाईं ओर की। गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, दक्षिण राजस्थान की बात करें, इस वाले क्षेत्र में जो गणेश जी की जो मूर्ति थी उसमें सूंड दाईं तरफ होती थी। और वैसे अगर हम उत्तर भारत की बात है जिसमें उत्तर प्रदेश और हमारा उत्तराखंड स्थित है, उसमें गणेश जी की जो मूर्ति है उसकी जो सूंड है वो बाईं तरफ होती थी। लेकिन जब परमार या पंवार यहाँ पर आए तो इनके जो स्थापत्य था, इस स्थापत्य हमें ये दिखता है कि जो मूर्ति गणेश जी की जो मूर्ति थी उसमें जो सूंड है वो दाईं तरफ दिखती है। तो इससे हमें ये आभास लगता है कि कहीं ना कहीं ये दक्षिण पश्चिम भारत से संबंध रखने वाले थे। दूसरा, हमें चांदपुर अभिलेख से भी ये जानकारी मिलती है कि कनकपाल धारा नगरी से संबंधित था। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कनकपाल वास्तव में परमार था। इस संदर्भ में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत बताए हैं, लेकिन हम सबसे महत्वपूर्ण जिन्होंने इतिहास लिखा है गढ़वाल का इतिहास, उन पे
चर्चा कर लेते हैं। जैसे गढ़वाल के दिवंगत विभूति नामक किताब लिखी है भक्त दर्शन जी के द्वारा, और भक्त दर्शन ने इसमें ऐतिहासिक जो धार्मिक ऐतिहासिक मान्यता है उसको आधार बनाया है। धार्मिक मान्यता के आधार, ये धार्मिक ऐतिहासिक मान्यता के आधार पर कहते हैं कि ऋषि वशिष्ठ के द्वारा माउंट आबू पर एक यज्ञ किया गया था, जिस यज्ञ से 4 देवीय पुत्र उत्पन्न हुए थे, और इन 4 देवीय पुत्रों ने 4 राजवंशों की स्थापना की, जिनमें से एक परमार भी थे। और इन्हीं परमारों की एक शाखा गढ़वाल में आती, जो कि परमार राजवंश की स्थापना करती है, जो कि आगे चलकर इतिहास में पंवार नाम से जानी जाती है। इन्होंने कहा है, भक्त दर्शन ने कहा है कि जिस तरीके से माउंट आबू के दक्षिणी क्षेत्र में चंद्रपुरी नामक स्थान था, उसी प्रकार कनकपाल के गढ़वाल में आने पर अपने किले का नाम चांदपुर रखा गया, ऐसा भक्त दर्शन जी का कहना है। दूसरा वो कहते हैं, जिस तरीके से उत्तरकाशी में गौमुख है, उसी तरीके से माउंट आबू पर भी गौमुख है, उनकी समानता दिखती है। और दूसरा हम बात करें, वहाँ पर माउंट आबू पर मंदाकिनी एक पवित्र कुंड है, और उत्तराखंड में हम बात करेंगे मंदाकिनी नदी का नाम है। गढ़वाल में कोटेश्वर स्थान दिखता है, वैसे माउंट आबू पर भी कोटेश्वर स्थान दिखता है। तो कहने का मतलब दर्शन जी का ऐसा है कि जो स्थान गढ़वाल में मिले हैं, चांदपुर गढ़ के अंतर्गत मिले हैं, कनकपाल या परमारों के साम्राज्य के अंतर्गत जो स्थान मिले हैं, वही स्थान माउंट आबू के नज़दीक वाले क्षेत्रों में भी मिले हैं। तो उसे ये समानता लगती है कि परमार राजवंश से संबंधित कनकपाल था। कनकपाल के राजगद्दी पर बैठने के समय काल को लेकर भी इतिहासकारों में मतभेद है। जब हम पंडित हरकृष्ण रतूड़ी के द्वारा लिखित ग्रंथों को आधार बनाते हैं, तो उसमें हम गढ़वाल के इतिहास में, यानी जो गढ़वाल का इतिहास हरकृष्ण रतूड़ी जी के द्वारा लिखा गया है, उसमें वो टाइम पीरियड बताते हैं 888 ईस्वी, यानी 888 ईस्वी में कनकपाल राजगद्दी पर आसीन होता है, ऐसा हरिकृष्ण रतूड़ी जी का मानना है। वहीं जब गढ़वाल दर्शन नामक ग्रंथ उनके द्वारा लिखा गया, तो उसमें वो 688 मानते हैं। तो दोनों ग्रंथों की अगर हम बात करें, दोनों ग्रंथों में लगभग 200 सालों का अंतर आ जाता है। तो एक ग्रंथ में हरिकृष्ण रतूड़ी 888 कहते हैं, जबकि दूसरे ग्रंथ में हरिकृष्ण रतूड़ी 688 कहते हैं। भक्त दर्शन का मानना है कि 688 कनकपाल के राजगद्दी पर बैठने का समय था। वहीं शिव प्रसाद डबराल जी का मानना है इसकी जो टाइम पीरियड अनिश्चित है। वहीं अगर हम बेकेट की बात करें, तो बेकेट भी 688 का टाइम पीरियड मानते हैं। डॉक्टर अजय रावत भी 688 का टाइम मानते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें, तो इनका जो टाइम पीरियड था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से अगर हम मेल खाने की बात करें, तो सही टाइम पीरियड क्या है, तो हम उसे 888 मानेंगे। तो इतिहास की पृष्ठभूमि को सही तरीके से मूल्यांकन करने के बाद हम ये पाएंगे कि 888 टाइम कनकपाल का मिलता जुलता टाइम पीरियड है। तो इसीलिए हम 888 के टाइम पीरियड को कनकपाल का सिंहासन पर बैठने का समय मानेंगे। परमारों के साथ गढ़वाल क्षेत्र में रावत, रौतेला, नेगी, बड़तवाल जैसे जाति भी आती हैं। एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज़, चांदपुर गढ़ के उत्तर में कौनपुर गढ़ हुआ करता था, जहाँ पर आज इनके अवशेष मिले हैं। और ऐसा कहते हैं कि ये जो कौनपुर गढ़ है, ये कनकपाल का गढ़ हुआ करता था। बाद में कौनपुर गढ़ को परिवर्तित करके कनकपाल ने चांदपुर गढ़ को अपनी राजधानी बनाया। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कनकपाल वास्तव में परमार या पंवार राजवंश का फाउंडर था, अर्थात वो अस्तित्व में था। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का